गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिट एसएस क्लास। स्टूडेंट, आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज इसको डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि लॉज होते क्या हैं या लोग कैसे बनाए थे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। कल सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट आर लॉज, मीन्स हम देखेंगे कि लॉज होते क्या हैं। नेक्स्ट, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, क्या ये जो हम लॉज की बात बार बार कर रहे हैं ये कैसे बनते हैं, किस प्रकार से वो बनाए गए हैं, क्या वो लॉज हर एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई इक्वल मैनर से होते हैं या नहीं होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। देन हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, मीन्स नए जो कानून है, नए जो लॉज है वो कैसे बनते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम अनपॉपुलर लॉज एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या एक बार कोई कानून बन जाता है तो उसे चेंज किया जा सकता है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे जो चैप्टर है उसके अंदर ये 4 टॉपिक जो हैं हम कवर करने जा रहे हैं। Well, students, you may be very familiar about some laws like age of marriage. Means आपको विभिन्न प्रकार के जो लॉज हैं आपने सुने हैं, उनके उन सब चीज़ों के बारे में आपको उन लॉज के बारे में पता भी है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एज ऑफ मैरिज लॉ, मीन्स मैरिज की एज क्या होती है। ऐसे ही राइट टू वोट की जो एज है वो क्या है। या अगर हम बात करते हैं लॉज रिलेटेड टू बाय एंड सेल द प्रॉपर्टी, तो आपको ये सारे लॉज, इन सब लॉज के बारे में जानकारी है। इवन आप इन सब चीजों के बारे में जानते भी हो कि मैरिज जो है वो एक लड़के को 21 ईयर के बाद करनी होती है और 18 ईयर गर्ल की जो एज है वो डिसाइड की गई है कि उस एज के आधार पे ही वो मैरिज कर सकती है। इसी प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर राइट टू वोट जो है वो हर एक व्यक्ति को है, बट उसकी एज 18 ईयर डिसाइड की गई है। और इसी प्रकार से प्रॉपर्टी को बेचना, प्रॉपर्टी को खरीदना, इन सब चीजों से रिलेटेड लॉज बनते हैं। आप सबको इनके बारे में थोड़ा सा पता भी है, आपको जानकारी भी है कि ये सब जो कानून है वो हमारे इंडिया के अंदर स्प्रेड किए गए हैं या इंडिया के अंदर बनाए गए हैं, और जो कि हर एक व्यक्ति के ऊपर इक्वल मैनर से अप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर लॉज, तो ये लॉज होते क्या है, सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। So students, the system of rules which a particular country or you can say community recognizes as regulating the actions of its members and which it may enforce by the imposition of the penalties. मीन्स रूल एंड रेगुलेशन का वो सिस्टम जो कि एक देश के अंदर अप्लाई किया जाता है या एक कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और उन रूल एंड रेगुलेशन के आधार पे ही उसके मेंबर्स को अपने एक्शन, अपने काम करने हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दे हैव टू गिव पेनल्टीज, उनके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। वो सिस्टम, वो रूल एंड रेगुलेशन हमारे लॉज कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स हर एक सोसाइटी के अंदर, हर एक देश के अंदर कुछ कानून होते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दोज रूल एंड रेगुलेशन उसके मेंबर्स जो है वो काम करते हैं। अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो दे हैव टू पे पेनल्टीज, उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दी जाती है, उनको पेनल्टीज पे करनी पड़ती है। वो चीज होती है लॉज। तो अब हम इसी चीज के आधार पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि डू लॉज अप्लाई टू ऑल, हम जिन कानूनों की बात कर रहे हैं क्या वो कानून जो है वो हर एक व्यक्ति के ऊपर इक्वल मैनर से अप्लाई होते भी हैं या नहीं। तो हम इन सब चीजों को देखेंगे, क्या ये चीज हमारे इंडिया में है या नहीं। इसी चीज को हम आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डू लॉज अप्लाई टू ऑल, मीन्स अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या ये जो कानून हम बात कर रहे हैं, जिन चीजों की हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये जो कानून है वो हर एक व्यक्ति के ऊपर इक्वल मैनर से इम्पोज किए जाते हैं या इक्वल मैनर से अप्लाई किए जाते हैं या नहीं। अगर हम बात करते हैं as there should be no arbitrary exercise of power in independent India. Therefore, the member of the Constituent Assembly instituted several provisions in the Constitution that would establish the rule of law. Means हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कानून को तोड़ता है तो उस कानून के आधार पे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। इवन आपकी जब जैसे ही आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक छोटे बच्चे की बात की गई है, जहां पर एक बच्चा किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करता है या किसी कानून को तोड़ता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या गवर्नमेंट अपने आप में ऐसा कुछ कर सकती है? मीन्स क्या वो एक तरीके से अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है? क्या हर एक व्यक्ति को वो अरेस्ट कर सकती है? क्या हर एक व्यक्ति को एक जैसी ही सजा मिलेगी हर एक काम की? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है।
क्या उनके अंदर कोई ऐसी चीज होती है कि उनको थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है, दे शुड बी सेंसिटिव रिगार्डिंग द पर्सन आल्सो, क्या ऐसा भी होता है? सो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जिस वक्त हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कर दी है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का एक तरीके से मिसयूज नहीं करेगी, एक स्ट्रिक्ट मैनर से यूज नहीं करेगी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उनको पता था कि जब रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई किया जाता है तो गवर्नमेंट उसका मिसयूज भी कर सकती है, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस प्रकार के स्पेशल प्रोविजन किए गए जिसकी वजह से देश के अंदर रूल ऑफ लॉ क्रिएट किया गया। जो देश है उसके अंदर रूल ऑफ लॉ जो है वो क्रिएट किया गया। अब ये रूल ऑफ लॉ होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अगर मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू इट ऑल पर्सन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट इंडिया में इक्वल है, कोई भी व्यक्ति कानून के सामने छोटा या बड़ा नहीं है। All laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law। मीन्स हर एक व्यक्ति कानून के सामने समान है, हर एक व्यक्ति के ऊपर जो कानून है वो इक्वल मैनर से अप्लाई किए जाएंगे और कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। इट मीन्स द लॉ कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्संस ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर्स। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ है, जो कानून हमारे पास के हैं वो किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, इस रिलीजन से बिलोंग करता है, इस जेंडर से बिलोंग करता है। सो दिस इज द रूल ऑफ लॉ। मीन्स एवरी पर्सन बिफोर द लॉ इज इक्वल, हर एक व्यक्ति समान है। देयर इज नो वन इज अबव द लॉ एंड नो वन इज बिलो द लॉ। हर एक व्यक्ति को इक्वल माना जाएगा और इक्वल मैनर से उसे अप्लाई किया जाएगा। एनी क्राइम, any violation of law it has a specific punishment। अगर कोई भी वायलेट करता है लॉ को तो उसको स्पेसिफिक पनिशमेंट दी जाएगी, उसके ऊपर स्पेसिफिक पेनल्टी लगाई जाएगी। हाँ, हम बात कर सकते हैं एंशिएंट टाइम के अंदर हमारे लोकल लॉज हुआ करते थे और वहां पर आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलता था, आपको वहां पर थोड़ा सा एक इनइक्वलिटी देखने को मिलती थी। पनिशमेंट जो होती थी वो डिपेंड करती थी कास्ट बैकग्राउंड के ऊपर। मींस हायर कास्ट है तो उसके ऊपर अप्लाई रूल एंड रेगुलेशन के आधार पे कई बार सेम अगर उसने क्राइम किया है तो उसको छोड़ दिया जाता था, और लोअर कास्ट के साथ वो हरास पेनल्टीज या हरास कह सकते हो पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती थी। ये सिचुएशन थी, बट इट्स एन एनिशिएंट टाइम। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात से अवेयर थे तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट किया। अकॉर्डिंग टू दैट ऑल पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कानून को तोड़ता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना बिलोंग करता हो, वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, उसको सेम ही सजा मिलेगी, सेम तरीके से ही पनिशमेंट मिलेगी। ये हमारे देश के अंदर अप्लाई किया गया है आफ्टर वी हैव गोट द इंडिपेंडेंस, जब हमने इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया है। Normally, members of the Constituent Assembly they were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India। मींस वो इस चीज से सहमत हो गए कि पावर का अधिक से अधिक स्ट्रिक्ट मैनर से यूज ना किया जाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थोड़ा सा देखा जा सके। So to establish a law, they instituted several provisions in the Constitution। यही कारण है कि उन्होंने कानून को स्थापित करने के लिए, ताकि देश के अंदर ऑर्डर मेंटेन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो प्रोविजंस थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए। इवन द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। अब कॉलोनियल पीरियड के दौरान में, मींस मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ व्हेन वी आर अंडर द ब्रिटिश, एंड उस वक्त हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार के रूल ऑफ लॉ की बात की थी। बट यहाँ पर हिस्टोरियन का बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। हिस्टोरियन ने डिस्प्यूट क्रिएट किया है, हिस्टोरियन ने यहाँ पर अलग अलग बातें की हैं। अकॉर्डिंग टू देम द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी। उनका मानना था कि कॉलोनियल जो लॉ था वो अपनी पावर का मिसयूज करता था। कैसे करता था, याद कीजिए एक लॉ को। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, अगर कोई व्यक्ति उनको देखने में ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज इंडियन नेशनलिस्ट और वो इंडियन नेशनलिस्ट थिंग्स के अंदर प्रोमिनेंट रोल निभा रहा है, तो उसे क्या किया जाएगा, उसे विदाउट एनी वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा, विदाउट एनी लीगल चार्ज के उसे 2 साल की सजा दे दी जाएगी। ये आपको पता है। सो द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस लीगल स्फीयर। तो इंडियन जो नेशनलिस्ट थे इसने इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द ब्रिटिश लॉ ऑफ द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस इट सेट परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द आर्बिट्रेरियसनेस
मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरीनेस, उसकी मिसयूज ऑफ पावर का शो करती है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अ पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनीथिंग। उसे जज के सामने पेश किए ही उसे 2 साल की सजा दी जाती थी, अकॉर्डिंग टू दिस सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। आप सबको इसके बारे में पता है। तो ये चीज दिखाती है कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में वो अपनी पावर का मिसयूज करते थे, वो आर्बिट्रेरी मैनर से यूज करते थे। इन सब चीजों से सीखकर हमारे इंडियन पीपल, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने हमारे देश के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ विशेष प्रोविजन किए हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन कोई भी रूल इतना हार्श ना हो जाए, कोई भी रूल इतना स्ट्रिक्ट ना हो जाए कि आम जनता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करे। Even Indian nationalists began protesting and even criticizing the arbitrary use of the authority by the British. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल लागू कर दिया था, तो इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे कि दे आर यूजिंग आर्बिट्रेरी मैनर, दे आर मिसयूजिंग द पावर। दे बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। उन्होंने इक्वालिटी की बात की, उन्होंने इक्वालिटी के लिए प्रयास किया। एंड दे वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो कानून रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दे वर फोर्स्ड टू ओबे, उन्हें वो ओबे करने पड़ेंगे, बल्कि कानून ऐसे बनने चाहिए जहां पर जस्टिस की बात की जाए, जहां पर न्याय की बात की जाए। ये चीज जो है वो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट जो है उन्होंने फॉलो की। So students, by the end of the 19th century, the Indian legal professions, they began emerging and demanding respect in colonial courts by using laws to defend the legal rights of the Indians. In 19th century के अंदर जो हमारे इंडियन लीगल पर्सन थे, मीन्स यू कैन से एडवोकेट थे, या आप कह सकते हो जो हमारे वकील कह सकते हो आप, जो एडवोकेट थे, उन्होंने क्या क्या लगातार डिमांड की कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर या कॉलोनियल कोर्ट्स के अंदर इंडियन पीपल के हितों की रक्षा भी की जाए, उनके अधिकारों की रक्षा भी की जाए। सो वेल स्टूडेंट्स, इंडियन जजेस दे बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन द डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद जो इंडियन जज थे वो डिसीजन मेकिंग के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे इन सब प्रोटेस्ट के बाद। So with the adoption of the constitution, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, जब इंडिया हमारा आजाद हो गया, तो उसके बाद जिस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, तो उसके अंदर जो लॉज बनाने का अधिकार था वो दिया गया हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, बिकॉज दे आर द पर्सन हु हैज सिलेक्टेड बाय द पीपल। और ये हमारे ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, वो पावर को यूज कर रहे हैं, पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश के अंदर जिस वक्त हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया, उस सिचुएशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने का अधिकार दिया, वो दिया रिप्रेजेंटेटिव्स को। Every year, the representatives passes new laws as well as revise the existing ones. Means हर साल क्या होता है, नए कानून बनते हैं और पुराने कानून जो कि लगते हैं कि दे आर आउटडेटेड या वो हमारे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, फिट नहीं बन रहे हैं, तो उनको चेंज भी किया जा रहा है। इवन कुछ के अंदर चेंजेस करके, अमेंडमेंट करके चेंज किया जा रहा है और कुछ को खत्म भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो लॉज है वो बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार के एक लॉ की, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर दे कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। या इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारा लॉ था जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी में लॉ बना था कि उसके अकॉर्डिंग एक फादर की जो संपत्ति है वो केवल उसके बेटे को मिलेगी, उसके बेटों के अंदर इक्वल मैनर से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। बट जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 बना, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अब जो प्रॉपर्टी के अंदर शेयर होगा वो बेटे का भी होगा, डॉटर्स का भी होगा और इवन उनकी मदर्स का भी होगा। तो ये इस एक्ट के अनुसार बनाया गया। तो यही कारण है कि हर साल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो नए कानून बनाते हैं और इवन पुराने कानून के अंदर बदलाव भी करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। So our next topic is how do new laws come about। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे जो न्यू लॉज है वो कैसे बनते हैं, इसके बारे में। The Parliament has an important role in making laws।
पार्लियामेंट एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है कानून बनाने में। ये बात मैं आपको लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी कर चुका हूँ कि पार्लियामेंट जो कि लोकसभा और राज्यसभा इसके अंदर 2 हाउस होते हैं और कोई भी कानून जब बनता है वो एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। उसके बाद हर एक प्रकार की डिबेट एंड डिस्कशन वहां पर होती है ताकि सारे लूप होल्स को खत्म किया जा सके और आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वो जो बिल है वो एक कानून बन जाता है। तो पार्लियामेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है रोल मेकिंग के अंदर, सॉरी लॉ मेकिंग के अंदर। And an important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by the people। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट का कि जो प्रॉब्लम पीपल फेस कर रहे हैं उनके प्रति वो सेंसिटिव हो। And the issue of the domestic violence, it was brought to the attention of the parliament and the process adopted this issue to become law। Yeah, it's a very most important thing कि डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही थी। पार्लियामेंट ने उसको प्रॉपर अटेंशन प्रोवाइड किया और उसके खिलाफ कानून बनाया, उस इश्यू को लेकर एक कानून बनाया उस प्रोसेस के माध्यम से। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, इट वाज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट वीमेन फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड इंजर्ड बाय द मेल पर्सन। मींस अकॉर्डिंग टू दिस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, इसके अनुसार वीमेन को प्रोटेक्ट किया गया कि वो किसी भी प्रकार से मेल मेंबर के द्वारा इंजर्ड नहीं की जाएगी, उसको पीटा नहीं जाएगा, इवन गाली गलोच नहीं किया जाएगा। इस आधार पे ये एक्ट बनाया गया। तो यही कारण है कि जब पार्लियामेंट जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किस वक्त कि पीपल किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट जो है वो उसके प्रति सेंसिटिव होती है और उसके आधार पे ही वो कानून बनाती है। डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? द इंजरी और हार्म caused by an adult male, you can say husband, to his wife। मीन्स हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को पीटता है, उसके साथ गाली गलोच करता है, मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करता है। वो जो सिचुएशन होती है, वो जो इंजरी होती है, वो जो हार्म जो वीमेन को पहुंचता है मेल मेंबर्स के द्वारा, वो कहलाता है आपका डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके खिलाफ 2005 के अंदर एक्ट बनाया गया, जिसके आधार पे वीमेन को प्रोटेक्ट किया गया इसके अकॉर्डिंग। इसी चीज को हम एक स्टोरी के माध्यम से डिस्कस करते हैं कि स्टोरी के अंदर पता चलता है कि किस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ के लिए जो वीमेन थी या विभिन्न प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने किस प्रकार से प्रयास किया और जिस वक्त ये एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बना। क्योंकि कोई भी जो प्रॉब्लम है या कोई भी जो कानून बनता है वो एकदम नहीं बनता। पीपल प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके खिलाफ एगिटेशन होता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, तब जाकर पार्लियामेंट के अंदर उसके खिलाफ जो कानून है वो बनते हैं। तो उसे हम इसी चीज को जो डोमेस्टिक वायलेंस की हमने बात की है, इसी चीज को हम जो एक स्टोरी है उसके माध्यम से पढ़ते हैं। सो लेट्स टेक द स्टोरी। सो यहाँ पर हम स्टोरी की बात करते हैं। सो देयर इज अ टू लेडी, कुसुम एंड साजिया, जो कि एक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के काम करती हैं। तो उनमें जो कुसुम है वो न्यूज़पेपर पढ़ती है और वो साजिया को बोलती है कि आज न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो छपी है, पब्लिश की गई है कि अब एक जो आज ये न्यूज़ छपी है, तो इस तरीके से ये आज का जो दिन है वो वीमेन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो कहते हैं कि नॉट जस्ट वीमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। अब कुसुम, it is taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law। यहाँ पर साजिया कहती है कि ये वीमेन के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट डे, बल्कि ये हर एक व्यक्ति को बेनिफिट देगा, क्योंकि वायलेंस फ्री जो होम होंगे उनका बेनिफिट केवल वीमेन को नहीं होगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा कुसुम। तो जिसके लिए हमने काफी लंबे समय लगाया था, जिस कानून को बनने के लिए हमने काफी लंबा समय लगाया था, जिस न्यूज को पढ़ के आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, इसके लिए काफी लंबा टाइम पीरियड बिताया गया है। तो उसके बाद ये बात हुई है। तो देख लेते हैं कुसुम और साजिया कौन है। कुसुम, और अगर मैं साजिया की बात करता हूँ तो दे वर्क फॉर अ वीमेन ऑर्गेनाइजेशन। वो एक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जो कि वीमेन के बेनिफिट के लिए या वुमेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जाता है। तो वहां पर वो काम करते हैं एंड वो अपनी उस जर्नी जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बनाया गया था, यहाँ पर ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, अपनी उस जर्नी को रिकॉल करती हैं, याद करती हैं। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे वो जर्नी थी। अप्रैल 1991 की बात है। इट्स अ टिपिकल डे, मीन्स एक नॉर्मल डे था जैसे कि तो उनके ऑफिस का। तो वहां पर एक लेडी आती है, वो कहती है आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार, आई फील सो अशेम्ड, I can't go on like this anymore, but I have nowhere to go। वीमेन कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे हर रोज पीटते हैं,
मैंने आज तक किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे इससे शर्म आती है, पर मैं इसे और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती इसके अलावा, और मैं उस घर में रहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जब एक ओल्ड वीमेन आती है तो वो कहती है, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माय सन एंड डॉटर इन लॉ, दे वर्बली अब्यूज मी, I have no access to my bank account also, they may even throw me out। अब यहाँ पर एक ओल्ड लेडी कहती है कि मुझे मेरे घर में इल ट्रीट किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है मेरे साथ, मेरा जो सन है, जो मेरा बेटा है, और मेरी जो बहू है वो मुझे गालियाँ देते हैं, मेरे अकाउंट को मुझे हैंडल नहीं करना देते, इवन वो मुझे घर से बाहर फेंकना चाहते हैं। इवन कहते हैं, आई डोंट वांट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वांट टू स्टॉप द वायलेंस। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, पर उसके बावजूद भी वायलेंस ना हो, मैं ये चाहती हूँ। ओल्ड वीमेन कहती है, आई डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन। मैं नहीं चाहती कि मुझे घर से कोई बाहर निकाल दे। Unfortunately, the existing law is a criminal one and does not offer these options। अब यहाँ पर जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन है वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली आज का जो कानून बना है उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो आप ये चाह रहे हो। Throughout the 1990s, the need for a new law was raised different firm, मीन्स डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पर फर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, अलग अलग एरिया के अंदर पब्लिक हियरिंग की गई, प्रोटेस्ट किया गया, जहां पर वीमेन से रिलेटेड या वीमेन के टेम्परेरी रिलीफ की बात की गई, सिविल लॉ की बात की, इन सब चीजों के लिए बात की गई। 1999 के अंदर जो लॉयर्स थे वो इकट्ठा हुए, उन ग्रुप ऑफ लॉयर्स या लॉ स्टूडेंट ने क्या किया, एक नेशन वाइड कंसल्टेशन की गई और जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक बिल पेश किया गया और उस बिल को सर्कुलेट किया गया। उसके बारे में डिस्कस किया गया कि केवल यही एक तरीका है जो वीमेन को डोमेस्टिक स्पेस के अंदर बचा सकता है या डोमेस्टिक वायलेंस से बचा सकता है। तो आगे फर्दर स्टोरी को आगे देखते हैं। अब ये बिल जो था वो बिल पास होने की बात चली है। वीमेन्स मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट, और इसीलिए गवर्नमेंट उसे इंट्रोड्यूस करती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा था, several women organization, National Commission of Women, and made submission to the Parliamentary Standing Committee। मेंबर्स एंड जो पार्लियामेंट के जितने भी व्यक्ति थे वो उस बिल को के बारे में डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दी जा रही थी, अलग अलग तरीके से बात की जा रही थी। क्वेश्चन यहाँ पर था कि द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। जो लॉ की नीड थी वो थी कि चिल्ड्रन की कस्टडी के बारे में, कि चिल्ड्रन की कस्टडी भी क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों की बात की जा रही थी। बिल पास कर दिया गया, बिल पेश कर दिया गया, अभी डिस्कशन चल रही है उसके बारे में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 2006 के अंदर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लॉ क्या बना है। द लॉ इज फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ ह्यूमन राइट टू वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मीन्स काफी डिबेट एंड डिस्कशन होने के बाद एट लास्ट वो जो बिल है वो पास हो जाता है। तो न्यूज़पेपर के अंदर भी बात आती है, तो वहां पर डिसाइड किया जाता है कि बिल क्या बना है। तो उन्होंने कहा कि कानून बन चुका है कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। This is a civil law aimed at providing relief to millions of women, including wives, mothers, daughters, sisters, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से अफेक्ट है, हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को रिलीफ प्रोवाइड किया गया है इस बिल के माध्यम से। इस तरीके से बिल फर्दर आगे देखते हैं। अब ये लॉ जो था वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट स्टेप बाय द गवर्नमेंट। रीजन क्या था, क्योंकि इसके माध्यम से वीमेन की मॉनिटरी हेल्प भी की गई, उनको मेडिकल कॉस्ट भी प्रोवाइड की, मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए गए, इन सब चीज़ों की वजह से है। तो इसीलिए ये लॉ जो है वो एक इम्पोर्टेंट लॉ है। तो इसी चीज़ के लिए एक जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पर इस लॉ को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस प्रकार से इन्फोर्स किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट देख सकते हो कि किस प्रकार से इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चला है कि डोमेस्टिक वायलेंस का ये केस जो था, ये एक्ट जो था वो किस प्रकार से क्रिएट किया गया, किस प्रकार से बनाया गया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं द रोल ऑफ द सिटीजन, इट्स अ क्रूशियल इन हेल्पिंग द पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज। मींस सिटीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि पार्लियामेंट किस प्रकार से अलग अलग कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट किस प्रकार से पीपल की प्रॉब्लम्स को देखती है और उनके आधार पे लॉ बनाती है। तो सिटीजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड, मींस नए कानून की आवश्यकता है वहां से लेकर और जब तक ये पास किए जाए वहां तक,
At every stage of this process, the voice of the citizen is a crucial element which makes the work of a parliament more accessible and transparent. हर एक स्टेप में सिटीजन एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और इस सिटीजन के काम की वजह से, सिटीजन की पार्टिसिपेशन की वजह से ही पार्लियामेंट अपने काम को मोर एफिशिएंट मैनर से करती है। पार्लियामेंट के इन सब चीजों को के प्रति जो आम जनता है वो एक्सेसिबल भी होती है, पार्लियामेंट के काम को देख भी सकती है। इवन पार्लियामेंट का जो काम होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जो भी काम होता है, जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर बनता है, पीपल को उसके बारे में जानकारी होती है। और ये केवल क्या ऐसे होता है जब जो पीपल है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उसी माध्यम से पार्लियामेंट एफिशिएंट मैनर से काम करती है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर लॉ जो है वो क्रिएट होते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं इन सब चीजों की बात करता हूँ, समटाइम्स द पार्लियामेंट पासेस लॉज दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी अनपॉपुलर। मीन्स कई बार ऐसा कानून बना दिया जाता है जो कि अनपॉपुलर बन जाता है। Sometimes a law can be continuously valid and legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. मीन्स कई बार क्या होता है, जो कानून बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मैनर से वो वैलिड होता है, लीगल होता है, क्योंकि वो एक प्रोसीजर के माध्यम से बनाया जाता है। बट जब इसको हम फिजिकल मैनर से या प्रैक्टिकल मैनर से आप कह सकते हो उसे अप्लाई करते हैं आम जनता के ऊपर, तो वो कई बार क्या होता है अनएक्सेप्टेबल और अनपॉपुलर बन जाता है, क्योंकि उसके पीछे जो बनाने का उद्देश्य था वो बड़ा अनफेयर और हार्मफुल होता है। एंड समटाइम पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस टाइप ऑफ लॉज। पीपल जो है वो इन लॉज को क्रिटिसाइज करते हैं। समटाइम दे होल्ड पब्लिक मीटिंग आल्सो, दे राइट अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर आल्सो, और इसकी रिपोर्ट जो है वो टीवी चैनल्स के अंदर देखी जाती है। और एक डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। डेमोक्रेसी के अंदर आम जनता को अधिकार दिया गया है कि अगर पार्लियामेंट कोई गलत कानून बना देती है तो उसको पीपल ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके खिलाफ पेटिशन दे सकते हैं, इवन कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। ये डेमोक्रेसी को के अंदर आम सिटीजन को अधिकार भी दिया गया है। When a large number of people they begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change it. जब काफी जो व्यक्ति है वो लगातार इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि कानून जो बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा वो एक गलत कानून है, तो पार्लियामेंट को उसे चेंज भी करना पड़ता है। ये डेमोक्रेसी के अंदर पीपल को राइट प्रोवाइड किया गया है। If the law favors one group and disregard the other, it will controversial and lead to conflict. या स्टूडेंट्स, अब हमारा सामने क्वेश्चन आता है कि अनपॉपुलर लॉ बनते कैसे हैं, कंट्रोवर्शियल लॉज बनते कैसे हैं। अगर मान लीजिए जिस वक्त कानून पास किया जाता है और उस कानून के अंदर किसी एक ग्रुप को तो फेवर किया जाता है और किसी दूसरे ग्रुप को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है, उस सिचुएशन में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। And people who think that the law is not fair and they can approach the court also. अब पीपल जिनको लगता है कि कानून ठीक नहीं है तो उनके पास अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। एंड द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई एंड कैंसल द लॉज इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अडीर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उस राइट को मॉडिफाई भी उस लॉ को मॉडिफाई भी कर सकता है, इवन कैंसल भी कर सकता है। ये एक डेमोक्रेसी के अंदर अधिकार मिला है कि पीपल सोच सकते हैं कि अगर ये कानून अकॉर्डिंग टू द लॉ है या नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए वो डायरेक्टली कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वो डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। और अगर कोर्ट को मिलता है, क्योंकि कोर्ट का काम क्या है, किसी भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का हो, चाहे गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का हो या सिटीजन्स के बिटवीन में हो, तो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो कोर्ट उसको सॉर्ट आउट करती है। अगर पीपल को लगता है कि जो कोर्ट में कानून पार्लियामेंट के द्वारा जो ये लॉ बनाया गया है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, तो पीपल उसे क्रिटिसाइज करते हैं और वो क्या करते हैं, वो कोर्ट में जाकर इस चीज का फैसला कराते हैं। अगर कोर्ट को लगता है
कि वो अकॉर्डिंग अप टू द मार्क नहीं है, मीन्स वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यूज हैं, जो आइडियल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो कोर्ट के पास अधिकार होता है, पावर होता है कि वो उसे मॉडिफाई करे। अगर उसे लगता है कि इसे कैंसिल ही करना है तो वो उसको कैंसिल कर सकती है, क्योंकि वो देखता है कि क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, वो ही हमारी गवर्नमेंट को बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा गया है। इस एक तरीके से हमारे गवर्नमेंट को गाइड भी करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से काम करना है। तो अकॉर्डिंग टू इट, कोर्ट को अगर लगता है कि जो पर्टिकुलर का जो लॉ बनाया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो उसके रूल एंड रेगुलेशन को वायलेट करता है या उसकी वैल्यूज को वायलेट करता है, तो उस सिचुएशन के अंदर उस लॉ को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से कोर्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Now student, today now we are at the end of the chapter. हम एक तरह से बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। तो हमने पढ़ाया कि किस प्रकार से कानून को कैंसिल किया जा सकता है। सो इन इंडिया, रोल ऑफ सिटीजन डज नॉट एंड विद द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया के अंदर जो सिटीजन का जो रोल है वो केवल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने में ही खत्म नहीं होता, बल्कि इसके अलावा क्या होता है, वो अपने एमपीज, अपने रिप्रेजेंटेटिव के जो वर्क्स हैं, जो उनके द्वारा काम किए जाते हैं, उनको एनालाइज करने का काम भी उनका ही होता है। एंड दे कैन क्रिटिसाइज देयर एक्शन आल्सो। अगर उनको लगता है, इफ नीडेड, अगर उनको लगता है कि उनके एक्शन गलत है तो दे कैन क्रिटिसाइज देम। वो उन एक्शंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उन एमपी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सो देयरफॉर इट इज स्टेटेड दैट पीपल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैव द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉज। तो इसी तरीके से जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर पीपल को अधिकार होता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होता है, किसी भी प्रकार का कोई गलत कानून बनता है, तो वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज द एक्सटेंट, the involvement and the enthusiasm of the people that helps the parliament to perform its representative functions properly। क्योंकि ये केवल सिटीजन का, ये केवल पीपल का एंथुजियाज्म होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनका क्रिटिसाइज करने का अधिकार होता है, जिसके माध्यम से वो पार्लियामेंट और उनके रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर मैनर से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, I think student everything is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.